जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि साउंड का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम है लाउडनेस वो क्या है और इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या होता है लाउडनेस का। तो लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय वर्चू of which a loud sound can be distinguished from a faint one, both having the same pitch and quality। कह रहा है कि अगर हमारे पास साउंड है तो वो साउंड की पिच और क्वालिटी अगर सेम है, दो साउंड की पिच और क्वालिटी सेम है, तो कौन सी साउंड हमारी फैंट है और कौन सी साउंड हमारी लाउड है, ये बात का इन्फॉर्मेशन जो देता है वो लाउडनेस है। अब इस बात को हम डिटेल में जानेंगे बाय एग्जांपल, लेकिन मैं फिर इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अपने पास दो साउंड हैं और दो साउंड की पिच और क्वालिटी सेम है। पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी का मतलब वेव फॉर्म। फ्रीक्वेंसी और वेव फॉर्म अगर दो साउंड का सेम है तो हाउ टू नो कि फैंट साउंड है या लाउड साउंड है। तो इस बात को अगर जानना है तो आपको लाउडनेस की प्रॉपर्टी ऑफ साउंड मालूम होना चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि अपने पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि लाउडनेस क्या है। तो अपने पास एक क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क है। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, यू शेप का होता है और ये यू शेप का, और इस ट्यूनिंग फॉर्क की सपोज कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी, हर एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, मान लो कि इसकी फ्रीक्वेंसी एफ़ है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ़ है। और ये इसका हैंडल होता है ट्यूनिंग फॉर्क का, ये क्या होता है, हैंडल होता है। और ये यू शेप का ट्यूनिंग फॉर्क का ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। और इसको बहुत जेंटली हम एक रबर पैड पर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ये इसका रबर पैड है, ये रबर पैड है जिस पर हम इसको क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। और जेंटली स्ट्राइक करेंगे, क्या करेंगे, जेंटली स्ट्राइक करेंगे, मतलब बहुत सावधानी पूर्वक हम इसको क्या करेंगे, स्ट्राइक करते हैं। और स्ट्राइक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सी आर ओ के पास या सी आर ओ के वाई इनपुट से जुड़ा हुआ, सी आर ओ के वाई इनपुट से जुड़ा हुआ जो माइक है उस माइक के पास लेकर आते हैं इस क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को, जिसको हमने रबर पैड पर स्ट्राइक कर लिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सीआरओ की स्क्रीन पर, सीआरओ की स्क्रीन पर एक वेव बनता है, एक वेव बनता है। और उस वेव का पैटर्न सपोज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से है। उस वेव का पैटर्न कुछ इस तरीके से है, ये वेव का पैटर्न है। हमने पहली बार जब इस रबर पैड पर इस ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक किया था तो थोड़े से कम फोर्स से स्ट्राइक किया था। बट अगेन हम वही काम करने वाले हैं, अगेन वही काम करने वाले हैं कि दिस ट्यूनिंग फॉर्क वी कैन टेक एन एज, इसी ट्यूनिंग फॉर्क को लेंगे और इसी रबर पैड को भी लेंगे, हम लोग इसी रबर पैड को भी लेंगे और इस रबर पैड पर, इसी रबर पैड पर लेंगे, इसी रबर पैड को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी रबर पैड पर अब की बार थोड़े अधिक फोर्स से हम लोग अगेन स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, जेंटली स्ट्राइक करेंगे, लेकिन थोड़ा फोर्स ज़्यादा होगा पहले वाले फोर्स के कंपैरिजन में। यानी कि अब की बार थोड़ा तेज़ी से इस रबर पैड के ऊपर हम इस कह सकते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क को हम पीटने वाले हैं। और अब फिर से अगेन हम इस सी आर ओ के पास लेकर जाते हैं, इस सी आर ओ के पास लेकर जाते हैं। ये सी आर ओ है, इसके वाई इनपुट से माइक कनेक्टेड है, हम लेकर जाते हैं इस ट्यूनिंग फॉर्क को। तो देखते हैं कि अब की बार सी आर ओ का जो स्क्रीन है वो स्क्रीन क्या करता है, जो वेव पैटर्न बनाता है वो कुछ इस तरीके से वेव पैटर्न बना रहा है। ये कुछ इस तरीके से वेव पैटर्न बना रहा है। और इससे पहले, ये तो सेकंड कंडीशन का है, ये सेकंड कंडीशन का है। इससे पहले जो वेव पैटर्न बनाया
था वो ये था, ये फर्स्ट कंडीशन का वेव पैटर्न था। दोनों का कंपैरिजन करते हैं हम लोग, दोनों का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो सेकंड कंडीशन का वेव फॉर्म ये है मेरा, और फर्स्ट कंडीशन का वेव फॉर्म ये है मेरा। तो मैं देख रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी देखो इनकी, फ्रीक्वेंसी देखो इनकी सेम है, फ्रीक्वेंसी इनकी सेम है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मैं लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी सेम है, और इनका वेव फॉर्म भी सेम है, वेव पैटर्न भी देखो साइनोसॉइडल ही बन रहा है, तो वेव फॉर्म भी इनका क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि एम्पलीट्यूड इनका A1 अगर मैं लिखूं तो, और इसका एम्पलीट्यूड मैं A2 लिखूं, तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड हमारा क्या है, A1 और A2 सेम नहीं है, एम्पलीट्यूड हमारा डिफरेंट है। तो हमने क्या किया सिर्फ कि सेम फ्रीक्वेंसी का, यानी कि सेम हमने क्या किया, ट्यूनिंग फॉर्क लिया, एक बार ज़्यादा फोर्स से स्ट्राइक करके सीआरओ के पास लेकर गए तो सेकंड साउंड बना, और एक बार कम फोर्स से हमने स्ट्राइक करके सीआरओ के पास लेकर गए तो थोड़ा सा कम एम्पलीट्यूड का बना। तो यहाँ पर हमने दो वेव को कंपेयर किया तो देखा कि फ्रीक्वेंसी सेम है, वेव फॉर्म सेम है, बट एम्पलीट्यूड इसका डिफरेंट है। जिसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड है वो साउंड ज़्यादा लाउड होगा, यानी कि सेकंड वाली साउंड जो होगी वो लाउड होगी, और ये फर्स्ट वाली साउंड जो होगी ये थोड़ी सी फाइंट होगी। लेकिन याद रखना कि ये दोनों साउंड का कंपैरिजन हम इन्हीं दोनों से किया है, यानी कि ये वाली साउंड इसके कंपैरिजन में फैंट है, और ये वाली जो साउंड है इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा लाउड है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यही साउंड सबसे ज़्यादा लाउड है या यही साउंड सबसे ज़्यादा फाइंट है, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर ये साउंड लाउड है और ये साउंड फाइंट है तो इन्हीं दोनों के कंपैरिजन में है। तो अगर मैं और थोड़ा सा एग्जांपल को एलाबरेट करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसी तरीके से अगर मैं पियानो को हिट करूं थोड़ा सा हार्ड, या मैं जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिया हूं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो कोई पाइप है तो उसमें ब्लो करूं थोड़ा सा हार्ड, तो उससे जो निकलने वाली वाइब्रेशन से एनर्जी होगी उसके एम्पलीट्यूड या उसके वाइब्रेशन से इंक्रीज हो जाएंगे। तो उसके जब वाइब्रेशंस या एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि लाउड साउंड वहाँ से निकल रहा है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि लाउड साउंड ऑफ द सेम करेक्टरिस्टिक इज प्रोड्यूस्ड द हाई एम्पलीट्यूड। समझ में आ रही होगी आई थिंक ये सारी बातें। क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर मैं पियानो की को तेज़ी से यानी कि हिट करूँ हार्डली, या मैं किसी पाइप में बहुत तेज़ी से ब्लो करूँ एयर, तो हमें इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो वाइब्रेशन हो रहा है या एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी का फ्लो हो रहा है, यानी वाइब्रेशंस बढ़ गए हैं तो उसके एम्पलीट्यूड बढ़ गए हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ गए हैं या वाइब्रेशंस बढ़ गए हैं। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि लाउड साउंड जब कभी भी होगा तो उसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो करेक्टरिस्टिक एम्पलीट्यूड से ही एसोसिएटेड होगा। तो ये कंक्लूजन मैं लिख देता हूँ कि loudness of sound depends on the amplitude of the wave। किसी वेव का लाउडनेस किस पर डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पर डिपेंड करेगा। तो आई होप इसके लाउडनेस के बारे में इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। लेकिन हमने शुरू में जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि इस लेक्चर में हम लोग लाउडनेस एंड इंटेंसिटी दो चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारी अभी एक टॉपिक बची हुई है जो कि है इंटेंसिटी, एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि क्या है, इंटेंसिटी। तो हम लोग इंटेंसिटी पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्या डेफिनेशन है साउंड की, तो द इंटेंसिटी की क्या डेफिनेशन है, द इंटेंसिटी of a sound wave at a point of a medium
इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। क्या डेफिनेशन है, इस पर ध्यान से देखो। कह रहा है जब कोई भी, मान लो कि ये हमारा एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ये हमारा एक ट्यूनिंग फॉर्क है, और ये हमारा क्या हो गया, साउंड सोर्स हो गया। ये क्या हो गया, ये साउंड सोर्स हो गया। और इस साउंड सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब ये साउंड प्रोड्यूस होगी तो मीडियम में ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा वो साउंड वेव। तो किसी मीडियम में जब ये ट्रैवल कर रहा है तो मान लेते हैं इस मीडियम का यूनिट एरिया, यूनिट एरिया ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर से ई एनर्जी पास हो रही है कितने टाइम में, यूनिट टाइम में। कितने टाइम में, यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में, यानी कि 1 सेकंड में। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि किसी साउंड सोर्स से जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो किसी भी मीडियम के 1 मीटर स्क्वायर से 1 सेकंड में जितनी साउंड एनर्जी ट्रैवल करती है, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी। या आप ऐसे कर लें कि इंटेंसिटी क्या है, कि एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पासिंग थ्रू द, एनर्जी देखो, एनर्जी पासिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। यही होता है बेटे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, एक बार फिर से देख लें कि कोई भी एनर्जी पास हो रहा हो किसी मीडियम से, तो यूनिट एरिया में यूनिट सेकंड में कितनी एनर्जी पास हो रही है उसकी मेजरमेंट को हम इंटेंसिटी कहते हैं। तो अगर ये एनर्जी जो पास हो रही है ये साउंड की एनर्जी है, तो साउंड एनर्जी पासेस थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड इज नोन एज इंटेंसिटी। इसी को हम आई कहते हैं। अब अगर इंटेंसिटी का फार्मूला यही होता है, आई इज इक्वल टू पर यूनिट एनर्जी पासेस थ्रू द मीडियम, पासेस थ्रू बाय द मीडियम पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड, तो एनर्जी की यूनिट अगर आप देखें तो ये जूल होता है। और ये क्या है, ये एरिया है, ये एरिया है, तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। ये क्या है, ये टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो हम देखेंगे कि इंटेंसिटी की यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। और अगर हम और थोड़ा सा इसको डिस्कशन करें तो जूल अपान सेकंड और इंटू 1/मीटर स्क्वायर कर दें तो जूल अपान सेकंड जो होता है बेटे वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। तो इसकी एक और यूनिट बन गई वाट अपान मीटर स्क्वायर। क्या बन गया, वाट अपान मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी की ये भी यूनिट हो जाएगी वाट अपान मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ द ऑर्डिनरी साउंड की बात करूं, इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी साउंड, इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी साउंड की बात करूं, इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी साउंड की बात करूं तो इज नियरली वो लगभग कितना होता है, इज नियरली वो लगभग 10⁻⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। और अगर मैं ऐसा बात करूं कि आपके कान कितने मिनिमम मतलब इंटेंसिटी की साउंड को सुन लेते हैं, तो वो होता है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड की अगर हम बात करें, साउंड और कैसा साउंड हो, आइडियल साउंड हो, कैसा साउंड हो, आइडियल साउंड हो टू आवर ईयर। अगर हम इसकी बात करें ईयर, तो वो लगभग होता है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। याद रखना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, कि इंटेंसिटी ऑफ द ऑर्डिनरी साउंड इज नियरली 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी टू साउंड आइडियल टू आवर ईयर वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ नोट पॉइंट में, ये भी आप याद करके रखिएगा कि जब हम देखेंगे कि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड भी ज़्यादा होगा। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी पासिंग थ्रू द मीडियम
पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर ये एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम ये कह सकते हैं कि साउंड ज़्यादा लाउड है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड का है। और अगर ये एनर्जी कम होगी तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कम है, यानी उसका एम्पलीट्यूड कम है, उसका लाउडनेस कम है। तो लाउड साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और हम कह सकते हैं कि फैंट साउंड की इंटेंसिटी कम होती है, जिससे उसका लाउडनेस कम हो जाता है। तो ये बात भी हम लोग नोट ही कर लें कि ग्रेटर द एनर्जी कैरीड by a sound wave, greater is intensity. जब एनर्जी ज़्यादा कैरी करेगा तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जब एनर्जी कम कैरी करेगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो हमने यही लिखा, ग्रेटर द एनर्जी कैरीड बाय द साउंड वेव, ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और वैसे अगर मैं बात करूँ तो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड जो होता है वो कई चीज़ों पर और भी डिपेंड करता है, तो ये बात भी आप नोट ही कर लें, ज़्यादा ठीक पड़ेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर एक किस पर डिपेंड करता है? स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। और किसके एम्पलीट्यूड पर? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर क्या है, किस पर डिपेंड करता है ये? तो स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पर भी डिपेंड करता है। सी पार्ट देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ एयर पर डिपेंड करता है। ये डेंसिटी ऑफ एयर पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है? ये वेलोसिटी ऑफ साउंड पर डिपेंड करता है। आगे चलकर आपको यही फार्मूला कुछ इस तरीके से मिलेगा, I इज इक्वल टू KA², इस तरीके से मिलेगा। और कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी को ऐसे लिखते हैं, I1 प्लस दो साउंड के बीच में है तो I1 प्लस I2 ऐसे मिलेगा आपको, या I मिनिमम आपको कहीं ऐसे मिलेगा, I1 माइनस I2 ऐसे मिलेगा, आपको ऐसे भी मिल सकता है। तो याद रखना, कुछ कुल मिला के वो कुछ इस तरीके से ही आप फार्मूला बनाओगे। अगर आप I1 के लिए एम्पलीट्यूड का रिलेशन लिखोगे तो I1 के लिए KA1² हो जाएगा, I2 के लिए लिखोगे तो KA2² हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे मान लो I3 के लिए लिखते हो तो A3² ऐसे मिल जाएगा, A3²। और ऐसे I4 के लिए लिखते हो तो KA4² एंड सो ऑन डॉट। आप nth टर्म के लिए लिखते हो ऐसे तो IN इज इक्वल टू KAN² ऐसे मिलता चला जाएगा। डिपेंड कर रहा है कि आपको किस लेवल के लिए न्यूमेरिकल में बोला गया है कि आप किस तरीके से, मतलब वो कंडीशन न्यूमेरिकल की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि आप फार्मूले को कैसे यूज करें। ठीक है, तो दीज आर इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटेंसिटी जो अभी हमने बताया। और इस लेक्चर में हमने एक और टॉपिक कवर किया था जो कि हमारा क्या था, वो था हमारा लाउडनेस। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव नेचर ऑफ लाउडनेस एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ इंटेंसिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।